हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने नेक्स्ट वन टॉपिक फ्रॉम प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग एक्चुअली में एक तरह से इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक तरह से इवोल्यूशन, किस तरह से प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लांट किंगडम में ऑलरेडी कवर कर लिया है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हमने पढ़ा था क्रिप्टोजम्स एंड फेनेरोजम्स। क्रिप्टोजम्स में हम लोग एल्गी को कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ थैलोफाइटास को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले इस धरती पर जो ऑर्गेनिजम्स आए थे उससे स्टार्टिंग हो करके फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक तरह से फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आगे बढ़ा रहे हैं एक तरह से। तो थैलोफाइटस को तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया है, अब हम लोग ब्रायोफाइटस को कवर करेंगे। देखिएगा, ब्रायोफाइटस में आपको ईच एंड एवरी टर्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्रॉम आवर एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हमारे ब्रायोफाइटस के टर्म को पेज नंबर 34 एंड 35 में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। ओके, तो ब्रायोफाइट्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट टॉपिक में बताया आपको कि थैलोफाइट्स के बाद ब्रायोफाइट आया है, यानी कि थैलोफाइट्स मोस्ट प्रिमिटिव हुए। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव हुए, उसके बाद ब्रायोफाइट्स ने अपना कदम रखा धरती पर। ठीक है, तो जब ब्रायोफाइट्स आए तो उसमें ज़रूर कुछ चेंजेस हुए होंगे, है कि नहीं? क्योंकि थैलोफाइट्स से क्या कह सकते हैं हम लोग कि सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तब जाके आगे इस धरती पर दूसरा जीव आया, दैट इज़ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि थैलोफाइट्स फुल्ली सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे धरती पर, है कि नहीं? तो थैलोफाइट्स फुल्ली सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे फुल एनवायरनमेंट को। तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ा? उन्हें ज़रूरत पड़ा अकॉर्डिंग टू एज पर नीड, उन्हें ज़रूरत पड़ा कि वो चेंज हो जाएं। ओके, वो चेंज हो जाएं जिससे कि वो हर एक एक्सटर्नल कंडीशन को एक्सेप्ट कर पाएँ। ओके, एडप्ट कर पाएँ। तो वो फॉर एडप्टेशन उन्हें थोड़ा सा चेंज होना पड़ा। तो क्या चेंजेस आए उनमें? कुछ तो वैसे के वैसे ही रह गए, और जो जिनमें चेंजेस आया वो क्या बन गए? वो मॉडिफाइड हो गए ब्रायोफाइट्स में। ओके, तो क्या मॉडिफिकेशन आया? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना क्या मॉडिफिकेशन आया। तो ये हम लोग जानेंगे अपने इस फर्स्ट टॉपिक में, ब्रायोफाइट्स के स्टार्टिंग बेसिक टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि क्या चेंजेस आया था। तो देखिए, थैलोफाइट्स, जैसा कि हमने जाना थैलोफाइट्स मोस्टली एक्वाटिक थे। आप लोगों ने जाना मोस्टली एक्वाटिक थे। एक्वाटिक थे तो क्या है उनका काम? क्या था कि वो एक्वाटिक थे, उनका हर एक काम पानी के ऊपर निर्भर करता था। ओके, और आप लोग जानते हैं कि अगर लाइफ का स्टार्टिंग पानी से हुआ था, वाटर से ओरिजिनेशन हुआ था, तो आगे चल के लैंड भी तो बना। तो लैंड बना तो लैंड ऑर्गेनिजम्स का भी होना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पानी में ही वो सर्वाइव करें ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस आ रही है धरती पर। ठीक है, तो सिंस की मॉडिफिकेशंस आ रहा है, लैंड भी फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है, तो उन्हें लैंड पर तो आना पड़ेगा ना। ओके, तो सिर्फ पानी में रहने से उनका काम नहीं चलेगा, अब उन्हें धीरे धीरे लैंड पर आना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो ये वो प्लांट्स थे, ये ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स थे एक्चुअली में जो धीरे धीरे करके लैंड पर आने लगे। ओके, लैंड पर आने लगे, बट स्टिल दे नीड वाटर। क्या बात है कि उन्हें तब भी वाटर की ज़रूरत पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन। ओके, उनके फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ी, बट वो एक तरह से वो लैंड पर आ गए थे। लेकिन वो लैंड पर भी आएंगे तो कहाँ आएंगे? क्या आप लोगों ने ये सोचा कि अगर वो प्लांट पानी से डायरेक्ट लैंड पर उगने लगे तो वो कैसे जगह पर उगेंगे? क्या वो फुल्ली लैंड वाले एरिया में उगेंगे या वो पानी के किनारे किनारे वाले एरिया में उगेंगे? तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि वो प्लांट्स कहाँ उगेंगे। वो प्लांट्स जनरली मोइस्ट कंडीशन में उगेंगे। ओके, मोइस्ट कंडीशन मतलब थोड़ा सा वहाँ पे वो मतलब लिक्विडिटी हो, समझ में आ रहा है? मोइस्ट एंड शेडी एरियाज में वो उगेंगे। ठीक है, उन्हें पानी की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ धरती पर सूखे सूखे एरियाज में रह जाएंगे। समझ में आ रहा है?
तो जस्ट इसको कंपैरिजन किया गया, ब्रायोफाइट्स को कंपेयर किया गया फ्रॉग से। ओके, आवर एम्फीबियंस आप लोग एनिमल किंगडम में जानते होंगे। एम्फीबियंस वो कैटेगरी होता है जो पानी और धरती दोनों पर रह सकता है, समझ में आ रहा है। बट दे हैव टू नीड वाटर इन देयर लैंड एरियाज, मतलब इन द क्लोज टू लैंड एरियाज, उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है। फ्रॉग कहाँ पर मिलेगा? क्या वो घने जंगलों में मिलेगा? ठीक है, क्या वो पूरे पहाड़ों में मिलेगा, मतलब एकदम से क्या कह सकते हैं जहाँ पानी है ही नहीं, क्या वहाँ फ्रॉग आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। फ्रॉग कहाँ दिखेगा? वही उसी एरिया में दिखेगा जहाँ आपको किनारे किनारे पानी भी मिले, समझ में आया। मोइस्ट एरियाज में वो दिखता है फ्रॉग, इवन वो धरती पर दिखे या वो छलांग लगा के पानी में चला जाए, समझ में आया। तो फ्रॉग हमें वैसे ही एरियाज में मिलता है। तो जस्ट लाइक दैट हम लोग इस ब्रायोफाइट्स को हम लोग इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉग से, मीन्स एम्फीबियन से हम लोग इसे कंपेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और भी अच्छे वे में अपने एनसीईआरटी के थ्रू देखते हैं। ये तो हो गया थोड़ा इसका ओवरव्यू। तो चलिए ब्रायोफाइट्स, सबसे पहले हम लोग ब्रायोफाइट्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ब्रायोफाइट्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि ये, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी ने दिया है कि इसमें कई तरह के मॉसेज एंड लिवर वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी का, बट इसे हम लोग लीव करते हैं अभी, ओके, क्योंकि ब्रायोफाइट्स का टाइप हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी तो बेसिक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे कॉमनली ग्रोइंग इन मोइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ओके, ये कहाँ ग्रो करते हैं? तो ये ग्रो करते हैं, आप सबसे पहली बात कि ये किसके बाद आए, तो आपको पता होना चाहिए थैलोफाइट्स के बाद आए। ओके, थैलोफाइट्स के बाद आए तो इनका बॉडी कैसा है? एक्चुअल में इनका बॉडी जो है वो हेप्लॉयड बॉडी है, बट उसमें स्टिल प्रेजेंस ऑफ डिप्लॉयड बॉडी है, समझ में आया। क्या है इसे भी मैं आप लोग को एक बार कर दूं क्लियर, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपना लाइफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक का वीडियो दे दिया है। ओके, क्या था उसमें था कि एल्गिस के बाद ब्रायोफाइट्स आए थे। एल्गिस हेप्लॉयड थे, वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रहे थे, ठीक है। बट वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि उनमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन था ही नहीं, ओनली वन सेलुलर था, ओनली यूनिसेलुलर था। बट इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स होगा क्या? यहाँ पे हेप्लॉयड तो है, इसका मोस्ट ऑफ द बॉडी इसका हेप्लॉयड है। कैसा है इसका बॉडी स्ट्रक्चर? डोमिनेंट बॉडी इक्वल टू हेप्लॉयड। ओके, हेप्लॉयड बॉडी इसका डोमिनेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, मीन्स कि गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। क्यों है डोमिनेंट वो भी मैं बताती हूँ। गैमेटोफाइट, ओके, डोमिनेंट स्टेज इसका जो है, डोमिनेंट बॉडी जो है वो हेप्लॉयड है, गैमेटोफाइट है, बट स्टिल दे हैव स्पोरोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट भी है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट है लेकिन उसे डोमिनेंट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो फुल्ली निर्भर कर रहा है अपने गैमेटोफाइट पे, ठीक है। क्योंकि गैमेटोफाइट जमीन से सटा हुआ है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। दैट इज इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। इसमें ऐसे ऐसे करके कुछ राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से अगर स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, दिस इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट और दिस इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। ओके, तो हुआ क्या यहाँ पे? ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जनरेट तो हो गया। स्पोरोफाइट ओनली वन सेल का नहीं रहा, स्पोरोफाइट वन सेल का कहाँ था? सिर्फ एल्गी में। बट इसमें क्या हुआ कि स्पोरोफाइट आगे भी बढ़ गया, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस किया, ये आगे चल के काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया, बट स्टिल इसमें डोमिनेंट फेस कौन सा है? गैमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर जो स्पोरोफाइट है ये पूरा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक। आया समझ में? गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है, ये खाना बना रहा है, तो ये जो स्पोरोफाइट है ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? इसी के ऊपर तो करेगा ना। और स्पोरोफाइट इस केस में पैरासिटिक होता है। कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक मीन्स वो अपने ही गैमेटोफाइट से न्यूट्राइंट एब्जॉर्ब कर रहा है। आया समझ में बात? वो अपने ही गैमेटोफाइट से न्यूट्राइंट एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, इसलिए हम लोगों ने कहा गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट बॉडी पार्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसमें नेक्स्ट वन टॉपिक की ओर, दैट इज
कि इसको हम लोग एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, ये लैंड में तो रहते हैं बट इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत है। ओके, पानी की ज़रूरत है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग पॉइंट वाइज करें तो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, और दूसरी बात, इन्हें हम लोग और क्या कह सकते हैं, इन्हें हम लोग सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कह सकते हैं। वाई क्यों नहीं कह सकते सक्सेसफुल लैंड प्लांट, बिकॉज ये लैंड प्लांट तो थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट थे। अगर आपको क्वेश्चन मिले नीट में या मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन थे, सबसे पहला हमारा आंसर आएगा ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स थे फर्स्ट लैंड प्लांट्स, तो हम लोग इन्हें बोलेंगे फर्स्ट लैंड प्लांट्स, बट इन्हें हम लोग सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, आप लोगों को तो समझ में आ ही गया है। इन्हें हम लोग सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें अभी भी ज़रूरत है पानी की, ये सूखे में नहीं रह सकते हैं, विदाउट पानी ये नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट पॉजेस ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एक्सेट्रा। समझ में आया, इनमें जो भी टर्म्स मौजूद हैं वो सब एक तरह से फॉल्स हैं। ठीक है, मतलब कि बस डेवलपिंग स्टेज में है। कैसा हम लोग कह सकते हैं, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग स्टेज में है। क्लियर है बात, तो देखिए अब हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग, इनमें जो भी रूट्स, स्टेम या लीफ है वो हम लोग कहते हैं कि रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया, इसमें ट्रू जाइलम, वेजल्स, फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यूज ये सब प्रेजेंट नहीं है। नो वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, नो वस्कुलर टिश्यूज, नो रूट्स, नो स्टेम, नो लीफ। ठीक है, जो भी है वो एक तरह से ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नो ट्रू लीफ, ट्रू क्या कह सकते हैं, रूट, ठीक है, ट्रू स्टेम। जो भी चीज़ है इसमें ट्रू नहीं है, असल नहीं है, सब जो भी है वो डेवलपिंग है। कैसा है, डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग है तो इसमें रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है असल वाला, तो यानी ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं। कैसे हैं, स्मॉल प्लांट्स, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स। ओके, क्लियर है बात, ये कैसे प्लांट्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं और दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये कहाँ पे इनका स्थान होगा, ये मोस्टली मोएस्ट एरियाज और शेडी एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, ताकि इन्हें आराम से इनके फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें बगल में वाटर मिल सके। समझ में आया, वाटर मिल सके, वाटरी एरिया इन्हें मिल सके। समझ में आया बात। दूसरी बात, इसमें हम लोग और क्या करेंगे, देखिए ये मोइस्ट एरियाज और शेडी एरियाज में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम लोग सीओफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सीओफाइट्स। ओके, सीओफाइट्स क्या होते हैं, जो जनरली द प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन मोइस्ट एंड शेडी एरियाज। समझ में आया, उन्हें हम लोग सीओफाइट्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कहा कि दे आर नॉट द सक्सेसफुल लैंड प्लांट। क्या हम लोग कहेंगे, फर्स्ट लैंड प्लांट तो है बट यहीं पर हम लोग इसे भी इंक्लूड कर देंगे, नो सक्सेसफुल, नॉट अ सक्सेसफुल लैंड प्लांट। क्यों नहीं है नॉट अ सक्सेसफुल लैंड प्लांट, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट वन टॉपिक की ओर, दैट इज अगर इसमें जाइलम वेजल्स नहीं है, ठीक है, जाइलम वेजल्स वगैरह नहीं है, तो इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन का काम कर कौन रहा है, कैसे होगा इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन। तो इसमें एक डिफरेंट टिश्यू मौजूद है जिसका नाम है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू होता है। ओके, पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू होता है जो इसमें जाइलम का काम करता है, बट
बहुत ऊंचाई तक वो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? वो बहुत ऊंचाई तक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मजबूत नहीं है। समझ में आ रहा है? पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में आप लोग अगर क्लास 9th में पढ़े होंगे तो वो क्या था टॉपिक हमारा, वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, अभी अभी वो डिफ्रेंशिएट हुआ है। समझ में आया? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़, उसमें परमानेंट का द फर्स्ट वन टाइप है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा अभी अभी डिफ्रेंशिएट हुआ है, थोड़ा कमज़ोर है अभी। ओके, नॉट लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम बहुत मजबूत है टिश्यूज़, तो इसलिए वो मजबूती के कारण अगर वो प्रेजेंट है किसी प्लांट में, यानी वो प्लांट काफ़ी लंबा हो सकता है, वो प्लांट आराम से पानी का एब्जॉर्प्शन कर सकता है ऊंचाइयों तक। समझ में आ रहा है? बट सिंस कि इसमें पेरेन्काइमा, इसमें जाइलम नहीं है, तो ये प्लांट्स कैसे होंगे? छोटे प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। आया समझ में? तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, आपको मैंने एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करा दिया इसके बारे में। अब देखिए कि इसका रिप्रोडक्शन कैसा होगा। ठीक है, अब इसका रिप्रोडक्शन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसका जो साइकिल है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होगा, वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। अगर इसमें हेप्लॉयड बॉडी भी है और डिप्लॉयड बॉडी भी है, ओके, वो भी डिप्लॉयड आपको दिख रहा है कि थोड़े समय के लिए उसमें रहा, तो यानी कि इसमें तो दोनों साइकिल्स चले कि नहीं? इसमें दोनों साइकिल्स वन आफ्टर वन चले। ओके, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों वन आफ्टर वन चल रहा है, इसलिए इसे हम लोग कौन सा साइकिल से रिप्रेजेंट करेंगे? हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया है, दिस इज शोज हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। कैसा साइकिल शो ऑफ करेगा? हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। समझ में आया? और ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल क्या है वो मैंने आप लोग अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है, उसे आप लोग ज़रूर एक बार फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगी अभी। क्लियर है? तो देखिए, अब हम लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं इसके बॉडी का। ओके, बॉडी को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका साइकिल कैसे चलेगा। सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इसके रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें गेमिटोफाइट है, आपको पता है ये चीज़, इसमें गेमिटोफाइट है। ये कैसा प्लांट है? गेमिटोफाइटिक प्लांट है। ब्रायोफाइट्स आर गेमिटोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, तो गेमिटोफाइटिक प्लांट है बिकॉज द डोमिनेंसी इज गेमिटोफाइट। क्लियर है? तो गेमिटोफाइट है यानी कि ये गेमिट प्रोड्यूस करेगा। आया समझ में? यानी कि ये मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा। गेमिटोफाइट है तो मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या है? चलिए अब उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। गेमिटोफाइट है, इसमें एक है मेल ऑर्गन, एक है फीमेल ऑर्गन। ओके, मेल ऑर्गन पॉजेस मेल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एंथेरोजोइड। क्या नाम है मेल ऑर्गन का? सॉरी, एंथेरिडियम। एंथेरिडियम कैसा, क्या नाम है? एंथेरिडियम। देन फीमेल ऑर्गन इज कॉल्ड द आर्केगोनियम। आर्केगोनियम, ये नाम आप लोगों को बार बार मिलेंगे, हर एक टॉपिक में ये नाम मिलेंगे, क्योंकि यही पहले जो स्ट्रक्चर्स थे ना ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल, वो यही थे प्लांट्स में, एंथेरिडियम एंड आर्केगोनियम। समझ में आया? एंथेरिडियम मैंने उसमें भी बताया होगा आपको, एल्गी में भी था। ओके, अब देखिए, एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एंथेरिडिया। ठीक है, मेल गैमेट्स दैट इज कॉल्ड एंथेरिडिया और एंथेरिडियम। ये क्या है? ये है मेल गैमेट। ओके, और यही आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवा प्रोड्यूस करेगा, ओवा या एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये है फीमेल गैमेट। अब इसमें हम लोग को स्पेशलिटी क्या लिखनी है वो आप लोग जरूर से जरूर लर्न कीजिएगा। बिकॉज ऑफ इट हैज द एंथेरिडिया हैज बाइफ्लैजिला। ओके, कितने फ्लैजिलाज हैं? एंथेरिडिया में 2 फ्लैजिला हैं। कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड है एंथेरिडिया, इसका कैसा है? बाइफ्लैजिलेटेड है। तो सिंपल सी बात, क्या इसमें आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा या एनाइसोगेमस होगा या ऊगेमस होगा? कैसा रिप्रोडक्शन होगा? तो सिंपल सी बात, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो जनरली क्रॉसिंग ओवर होगा और उसमें फ्लैजिलेटेड है मेल पार्ट, तो यानी कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास जाएगा। समझ में आया? मोटाइल है तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास जाएगा। तो इस केस में हम लोग
आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टर्म को यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग एक नेक्स्ट वन टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ज़ोइडोगेमस, ज़ोइडोगेमी। ठीक है, इन दोनों का जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जो उधर जा रहा है तो ये तो आखिर जा करके यहाँ क्रॉस करेगा ना, तो इसको क्या कहेंगे, ज़ोइडोगेमी। ओके, ज़ोइडोगेमी मतलब कि मेल का फीमेल के पास पहुंचकर फ्यूज करना। ओके, फ्यूशन करना, इसे हम लोग कहेंगे ज़ोइडोगेमी। एक तरह का ये ऊगेमस ही है, समझ में आया, एक तरह का ये ऊगेमस ही है, बट इस केस में हम लोग इसे ज़ोइडोगेमी कह रहे हैं। समझ में आया बात? तो ज़ोइडोगेमी हुआ, बट क्या इस बार ज़ोइडोगेमी होने के बाद ये जाइगोट मियोसिस करेगा? क्या करेगा? ये जाइगोट मियोसिस करेगा या माइटोसिस करेगा? क्या करेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जो जाइगोट इसका प्रोड्यूस हुआ 2n, ओके 2n, बट ये 2n आगे चल के मियोसिस बिल्कुल भी नहीं करेगा। मियोसिस सिर्फ किस में करता है? इन द केस ऑफ एल्गी, जहाँ मैंने बताया था कि एल्गी में क्या कह सकते हैं, जाइगोटिक मियोसिस होता है। मैंने बताया था आप लोगों को जाइगोटिक मियोसिस, बट इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स यहाँ जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? माइटोसिस होगा, माइटोटिकली ये डिवाइड होगा। समझ में आया? ये माइटोटिकली डिवाइड होगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें माइटोसिस होगा और इसमें कई सेल्स बनेंगे। ओके, 2n, फिर आगे चल के और भी डिवीज़न होगा, 2n, 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 इस तरह से कई बार ये डिवाइड करेगा। ओके, बट स्टिल इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये जैकेटेड होता है। इसका जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होता है ना, वो जैकेटेड होता है। ठीक है, जैकेटेड, जिसके कारण ये एक जैकेट के थ्रू कवर रहता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? जैकेट। ओके, जैकेट के थ्रू कवर रहता है। उस जैकेट के अंदर ही अंदर वो सेल हमारा बार बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज तक जाता है। समझ में आया? ये सेल 16 सेल्ड स्टेज तक जाता है। कितने सेल्ड स्टेज तक जाएगा? ये जो माइटोसिस होगा जाइगोट में, ये 16 सेल्ड स्टेज तक जाएगा। आया समझ में? 16 सेल्ड स्टेज। वो 16 सेल्ड हमारे कैसे बनेंगे? देखिए, दिस इज द सेल, दिस इज अ जैकेट। इसमें हमारा जो डिवीज़न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ओके, यहाँ पे हमारा 8 सेल हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9, 8। ठीक है, 8 सेल्स हो गए। 3, 3, समझ में आया आप लोगों को? 8 सेल्ड स्टेज हो जाएंगे। तो ये जो 8 सेल्ड, ये जो 16 सेल्ड होंगे, 16 सेल्ड स्टेज, यहाँ पे क्या है खासियत, वो ध्यान से देखिएगा क्या खासियत है। इसमें 8 इनर सेल्स हैं और 8 आउटर सेल्स हैं। समझ में आया? 8 इनर सेल्स हैं और 8 आउटर सेल्स हैं। आउटर सेल्स को हम लोग कहेंगे एम्फीथेशियम। आउटर सेल्स को, जो ये बाहर वाले सेल्स है, इसे हम लोग कहेंगे एम्फीथेशियम, और जो इनर वाले सेल्स हैं उन्हें हम लोग कहेंगे एंडोथेशियम। आया समझ में? एम्फीथेशियम एंड एंडोथेशियम। आउटर सेल्स आर कॉल्ड एम्फीथेशियम, इनर सेल्स आर कॉल्ड एंडोथेशियम। आगे चल के क्या होगा कि ये एम्फीथेशियम हमारे बॉडी का सेल वॉल बनाएगा। समझ में आया? जो बॉडी है, बॉडी का सेल वॉल मतलब कि वॉल ऑफ स्पोरोफाइट बनाएगा। क्लियर है? वॉल ऑफ स्पोरोफाइट बनाएगा। और इंडोथेशियम जो है, जो इंडोथेशियम के सेल्स हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वो एक तरह से नर्स सेल्स हैं। क्या सेल्स हैं? ये जो स्पोरोफाइट के सेल्स हैं, ये एक तरह से नर्स सेल्स का काम करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उसी एंडोथेशियम का कुछ सेल्स आगे चल के डिवाइड होगा। ठीक है, उसी नर्स सेल्स का कुछ सेल्स, सम सेल्स डिवाइड्स। ओके, सम सेल्स डिवाइड्स होंगे। तो ये कैसे सेल्स डिवाइड हुए? ये सेल्स स्पोरोफाइटिक सेल्स हैं। समझ में आया? स्पोरोफाइटिक सेल्स हैं। ये एंडोथेशियम के सेल्स हमारे डिवाइड होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे स्पोरोजेनस मदर सेल्स। क्या फॉर्म करेंगे? ये स्पोर मदर सेल्स। ओके, स्पोर मदर सेल्स, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा? ये देखिए, सम सेल्स डिवाइड्स, स्पोर मदर सेल्स बनाएंगे, और यही स्पोर मदर सेल्स आगे चल के क्या बनाएगा? तो हमारा गैमिट बनाएगा।
आया समझ में? यही स्पोर मदर सेल आगे चल के गैमिट बनाएगा। क्लियर है? तो ये गैमिट फिर आगे फर्दर क्या हो जाएगा, ये गैमिट फिर फर्दर आगे चल के फिर से इस तरह से फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर से स्पोरोफाइट आएगा। आया समझ में? तो ये जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन आया, ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन आफ्टर गैमेटोफाइटिक कंडीशन आया। क्लियर है? आफ्टर गैमेटोफाइटिक कंडीशन। गैमेटोफाइटिक कंडीशन फिर कैसे आएगा? आफ्टर स्पोरोफाइटिक कंडीशन, यानी कि इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक। ठीक है? तो इस तरह से इसमें इस ब्रायोफाइट के केस में ऐसा फंक्शन चलता रहता है। इसमें हमारा गैमेटोफाइट तो जरूरी है ही, बट स्पोरोफाइटिक कंडीशन भी जरूरी है। ओके, इसलिए इस साइकिल को हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल का नाम देते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एक बेसिक व्यू के थ्रू हम लोग समझ गए हैं इस टॉपिक को। अब हम लोग जब डिफरेंट टाइप के जनरेशन्स को पढ़ेंगे, दैट इज लिवरवर्ट, या हम लोग नेक्स्ट वन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड लिवरवर्ट एंड मॉसेस। ठीक है? इसका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इन दोनों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन दोनों को अच्छे से डिटेल्स करेंगे कि इनमें आखिर हुआ किस तरह से, जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस इनमें हुआ कैसे। ओके, इनमें भी क्या होता है कि एक डायरेक्ट जनरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट जनरेशन होता है। ठीक है? ये टर्म भी मैंने आप लोगों को फुल्ली नहीं बताया है, कंप्लीट अभी तक नहीं बताया है। ठीक है? वो कंप्लीशन मैं अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब जैसा नीड है वैसा हम लोग काम करेंगे। मॉसेस में क्या हुआ, लिवरवर्ट में क्या हुआ, वो हम लोग अगले वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है? और अगर आप लोगों को वीडियो इस तरह से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।